चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरी कहानी अच्छी लग रही होंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जल्दी से जल्दी है मेरे 2000 सब्सक्राइब पर पूरे हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। माही उसकी गोद में आध लेटी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे एक दूसरे में खो गए थे। समय माही के मासूम चेहरे को निहार रहा था और माही समय की चेहरे को। 5 मिनट तक वह दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं, तब जाकर एक दूसरे के करीबी का एहसास हुआ और माही हड़बड़ा कर उठ गई और हड़बड़ा कर बोली, सो सॉरी, वह हमारा पैर हमारे ही लहंगे में फंस गया, इस वजह से हम आपके ऊपर। यह बोलकर वह चुप हो गए तो समय में भी कहा, कोई बात नहीं, सो जाओ। ये बोलकर वह अपनी साइड लेट गया। माही भी एक नज़र उसको देखा और वह भी दूसरी तरफ लेट गया और गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह माही करण को अपने सीने से लगाए सो रही थी और तभी समय की आंख खुली। उसके आंखों के सामने माही का खूबसूरत और मासूम चेहरा था जो समय को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। फिर उसकी नज़र नीचे गई जहाँ करण उससे एकदम चिपका हुआ सो रहा था और माही भी उसने अपने बाहों में पकड़ रखा था। वह दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। ये देख समय एक नज़र उनको देखने लगा और उसके मन में कुछ ख्याल आया कि आज तक करण की सगी मांगी थी उसे ऐसे खुद के सीने से लगाकर कभी नहीं सुलझा, पर माही ऐसा करती है कि वह यही सोच रहा था कि तभी उसकी तंद्रा टूटी, क्योंकि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ चुकी थी और वह चौंक कर उठ बैठा। आमतौर पर वह इतनी लेट उठता नहीं था, पर आज उसे देर हो गई, इसलिए उसने जिम जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और सीधा नहाने चला गया। अब तक माही की भी आंखें खुल चुकी थी। उसने एक नज़र अपने सीने से सोते हुए करण को देखा और उसके माथे को चूम लिया, फिर उसे ठीक से सुलाया और उठ बैठी। तभी उसकी नज़र भी घड़ी पड़ गई और वह भी एक पल की चौंक गई। वह हड़बड़ा कर उठी और बोली, कान्हा जी, आज तो काफ़ी देर हो गई और आज तो हमें बाहर भी जाना है। माही तू तो गई। यह बोलकर वो जल्दी जल्दी उठी और वहां से एक अच्छा चुनरी और घाघरा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि समय बाथरूम के अंदर है। बाथरूम का दरवाजा लॉक था, पर माही को लगा कि यह बाहर से लॉक है, इसलिए उसने उसका नोच घुमाया और दरवाजा खुल गया। माही तनतनाती हुई अंदर पहुंची और उसने अपना दुपट्टा जल्दी से एक साइड रखा और तभी सामने देखकर उसकी एक जोरदार चीख निकल पड़ी, आहा, क्योंकि सामने समय का नहाना लगभग हो चुका था और वह अपनी कमर पर टॉवल लपेट रहा था। एक पल को बाथरूम में किसी की चीख सुनकर समय भी हड़बड़ा गया और सामने माही जो अब उसकी तरफ पीठ खड़खड़ खड़ी थी उसे देखने लगा। तभी माही की आवाज़ आई, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बाथरूम के अंदर है, अब आप कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वह हड़बड़ाती हुई बाहर जाने पर तभी उसकी पैर फिसल गया और वह गिरने को हुई तो समय ने उसे संभाल लिया और वह दोनों ही फर्श पर जा गिरे। अब हालात ये थे कि माही ऊपर और समय उसके नीचे था। माही ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। समय को गिरने का ज्यादा दर्द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर काफी मजबूत और सख्त था। ऊपर से माही का वजन भी ना के बराबर था। वह माही को देखने लगा जिसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखें बंद थी और नहाने के लिए उसने अपने बाल खोल रखे थे जो हल्की हल्की उसके चेहरे पर भी आ रहे थे। समय अपलग उसे देखने लगा, जिस पर माही ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसकी नज़र भी समय की काली गहरी आंखों से टकरा गई, जिसमें वह भी एक पल को देखने लगी। फिर समय ने कहा, अब उठोई मेरे ऊपर से। तो माही जैसे होश में आए और हड़बड़कर उठने को हुई कि फिर से उसे पर गिर पड़ी। ये देखकर समय ने एक गहरी सांस ली और उसके कमर पर अपना हाथ रखा और उसे लेकर पलट गया। उसने एक हाथ उसके सर के नीचे भी रखा था, जिस वजह से माही के सर पर भी कोई चोट ना आए। अपने ऊपर समय को देखकर माही उसे देखने लगी। उसका एक हाथ उसकी बाजू पर और दूसरा हाथ जमीन पर रखा हुआ था। समय भी उसे देखने लगा और जैसे उसे में ही सम्मोहित हो गया और सब कुछ भूल गया। माही अपने ऊपर समय को देखकर हड़बड़ा कर बोली, आया, और उठ खड़ा हुआ। उसने अपना टोल ठीक से लपेटा और बोला, तुम नहा लो, अपने कपड़े चेंज कर लूंगा। ये बोलकर वह तुरंत वॉशरूम से बाहर निकल गया। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ क्या? माही में एक पल को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने एक चैन की सांस ली, तभी उसे याद आया कि वह काफ़ी लेट हो चुकी है। उसमें जल्दी से शावर ऑन किया और अपने कपड़े निकले और नहाने लगी और जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आ गई। समय अब तक तैयार हो चुका था और माही की हड़बड़ी देखकर बोला, इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? तो माही ने कहा, अरे वह आज हम बहुत लेट हो चुके हैं, जिस वजह से हमें कहीं डांटना पड़ जाए। ये बोलकर वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। समय उसकी हड़बड़ी देख रहा था पर उसने कुछ कहा नहीं। माही भी जल्दी से तैयार हुई और नीचे चली गई। समय ने भी करण को उठाया और तैयार कर कर उसे लेकर नीचे आ गया। माही जब नीचे आई तो रतन जी और संध्या जी किचन में मौजूद थी और वह भी काफ़ी जल्दबाजी में नजर आ रही थी, क्योंकि आज उन्हें लक्ष्य के लिए लड़की देखने जाना था और वह लोग पहले भी काफी लेट हो चुके थे। माही जल्दी से किचन में गई और हड़बड़ा कर बोली, सो सॉरी, आज उठने में देर हो गई, आप बता दीजिए हमें क्या करना है। इस पर उन दोनों ने हाँ कहा, जिस पर संध्या जी कुछ कहती उससे पहले ही रतन जी बोल पड़ी, हाँ हाँ, लेट तो होगा ही, अब तुम्हें खुली छूट जो मिल चुकी है। करण को संभालने की आड़ में के माही ने अपना सर झुका दिया तो संध्या जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें आंखों से ही चुप रहने का इशारा किया, जिस पर रत्ना जी ने फिर कुछ नहीं बोल पाई। माही को देखकर संध्या जी ने कहा, अब ऐसी खड़ी मत रहो, जल्दी जल्दी काम करो, नाश्ता टेबल पर लगाने में मदद करो मेरी। फिर माही ने चुपचाप बर्तन उठाए और सब कुछ टेबल पर लगने लगी। सब लोग तैयार होकर आ चुके थे और टेबल पर ही बैठे हुए थे। इनमें से लक्ष्य काफी नर्वस नजर आ रहा था और चुपचाप से बैठा हुआ था। माही ने सभी को नाश्ता परोसा और खुद भी करण को लेकर बैठ गए। समय ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। फिर माही धीरे धीरे करण को नाश्ता करवाने लगी और फिर खुद भी नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने कमरे में जाकर फाइनल तैयार होकर हाल में मौजूद थे। थोड़ा बहुत शगुन का सामान रत्ना, संध्या और दादी जी ने मिलकर तैयार कर लिया था। वही ड्राइवर की मदद से गाड़ियों में रखा जा रहा था। कश्वी माही के पास खड़ी उससे कुछ बातें कर रही थी। फिर वह लोग
लोग निकल पड़े। यहाँ दूसरी तरफ एक बड़ा घर जो कि दिखने में ना ज़्यादा छोटा था और ना ही ज़्यादा बड़ा, उसे घर के बाहर 8-9 गाड़ियाँ आकर रुकी जिसमें से ठाकुर परिवार बाहर निकाल आए। गेट पर ही एक राम और संध्या जी की उम्र की महिला और पुरुष खड़े थे। ये थे अनुज कपाड़िया और उनकी पत्नी नम्रता कपाड़िया। उन्होंने सबका स्वागत किया। सब लोग मुस्कुराकर घर में दाखिल हुए और हाल में जाकर बैठ गए। सारे आदमी एक तरफ और सारी औरतें एक तरफ बैठी हुई थी और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी नाश्ता और सभी को चाय वगैरह सर्व की गई। बातों ही बातों में संध्या जी ने कहा अब निशा को बुला भी दीजिए, जिस पर नम्रता जी ने कहा कहाँ, और ऊपर चली गई। और फिर 10 मिनट बाद सबकी नज़र सीढ़ियों पर गई जहाँ से एक 25-26 साल की लड़की नीचे उतर रही थी। उसने इस वक्त एक येलो कलर का सूट और प्लाजो पहन रखा था और उसे पर एक रेड दुपट्टा ले रखा था। माथे पर हल्की स्टोन की बिंदी, बालों को सागर चोटी में गुंथा गया था और बड़े बड़े झुमके पहने हुए, एक हाथ में वॉच डाले वह लड़की नीचे उतर रही थी। उसे लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और दिखने में भी वह काफी सुंदर थी। उसने सबको जाकर नमस्ते किया और अपने माँ बाप के बाजू में बैठ गई। सब लोग उसे देखकर संतुष्ट थे क्योंकि उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। माही भी उसे मुस्कुराकर देख रही थी। तभी काशवी ने उसके कान में कहा तो भाभी कैसी लगी आपको आपकी देवरानी, जिस पर माही ने भी मुस्कुराकर कहा अच्छी है दीदी, दिखने में कितनी प्यारी है। तो काशवी ने भी उसे हल्का सा छेड़ते हुए कहा पर आप जितनी नहीं, ये बोलकर वह हल्का सा मुस्कुरा दी। तो माही भी बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गई। फिर दादी जी ने पूछा अभी फिलहाल तुम क्या कर रही हो बेटा, जिस पर निशा ने मुस्कुराकर कहा कि पढ़ाई खत्म कर ली है और अभी पापा का बिजनेस संभाल रही हूँ, जिस पर दादी जी ने मुस्कुरा दिया। फिर सभी लोगों ने उसे कुछ ना कुछ पूछा जिसका वह बड़ी सौम्यता और अच्छे से जवाब दे रही थी। उसका जवाब में कोई भी जुझलाहट या बनावट नहीं नजर आ रही थी। समय भी उसे की बातों को सुन रहा था और वह अपने फोन में लगा हुआ था। लक्ष्य भी उसे चुप छुप कर देख रहा था और यह सब कुछ काशवी देख रही थी। उसने अपने भाई को कहनी मारी और उसे आंखों से छेड़ने लगी, जिस पर लक्ष्य ने उसे आंखें दिखाई और चुप रहने का कहा। फिर राम जी ने कहा लक्ष्य बेटा अगर तुम्हें इससे कोई बात करनी हो अकेले में तो तुम कर सकते हो। ये बोलकर उन्होंने अनुज की तरफ देखा तो अनुज जी ने भी कहा जो निशा बेटा इन्हें अपना कमरा दिखा दो, जिस पर निशा ने हाँ कह दिया और उठ खड़ी हुई। लक्ष्य भी उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वह लोग निशा के कमरे में मौजूद थे। निशा ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर लक्ष्य भी चुपचाप बेड पर बैठ गया और फिर उन दोनों ने कुछ बातें की जिस पर उन दोनों को ही एक दूसरे के विचार और स्वभाव अच्छे लगे। फिर थोड़ी देर बाद काशवी भी वहां आ गई। उसने कहा आप लोगों को नीचे बुला रहे हैं, जिस पर वह दोनों खड़े हुए और मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगे। तो काशवी ने कहा तो क्यों निशा जी, समझ लूं मैं आपको हमारी होने वाली भाभी, जिस पर निशा ने भी मुस्कुराकर कहा जी बिल्कुल समझ लीजिए नंद जी। उसकी इस बेबाक अंदाज पर लक्ष्य और काशवी भी मुस्कुराकर उसे देखने लगे। फिर वह तीनों नीचे आ गए और बैठ गए, जिस पर दादाजी ने लक्ष्य से पूछा तो लक्ष्य क्या फैसला है तुम्हारा, जिस पर लक्ष्य ने कहा मुझे शादी से कोई इतराज नहीं है दादाजी। फिर सभी की नजरें निशा की तरफ उठ गई तो निशा ने कहा मैं भी तैयार हूं, बस मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर लक्ष्य उसे देखने लगा क्योंकि कमरे में उसने ऐसी कोई भी शर्त का जिक्र नहीं किया था और अब यहाँ ये सुनकर समय की भी नजरें उसे पर चली गई। तो दादाजी ने हल्की भरी आवाज में कहा कैसी शर्त बेटा, जिस पर निशा ने अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए कहा जैसे कि आप लोग जानते हो मैं मेरी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूं और मेरे माँ बाप का के प्रति मेरा भी कोई फर्ज है जिसे मैं शादी के बाद भी पूरा करना चाहती हूं और मैं यह नहीं चाहती कि आप लोग मुझे इस बात से रोके। बस इतनी परमिशन कि मुझे इनके पास आने के लिए कोई रोक टोक ना है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी भी आ जाऊंगी, जरूर होगी इन्हें मेरी, तब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास रहूं। जिस पर सब लोग मुस्कुरा दिए क्योंकि उन्हें ये बात सही लगी। एक लड़की की शादी हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां छोड़कर उसने परिवार की होकर रह जाए। ये सब सुनकर नम्रता और अनुज जी की भी आंखों में हल्की सी नमी आ गई क्योंकि निशा उनकी एक लड़की बेटी होने के साथ साथ उनका बेटा भी थी जो उनकी हिम्मत और ताकत थी। फिर सभी लोगों ने मुंह मीठा किया और रिश्ता पक्का कर दिया और फिर आने वाली 20 दिनों में सगाई कर 1 महीने बाद शादी करने का तय किया गया, जिस पर सभी की मंजूरी थी। फिर समय ने एक नज़र लक्ष्य को देखा जिसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और एक नज़र निशा को देखा जो भी एकदम नॉर्मल लग रही थी। समय ने यहाँ आने से पहले निशा और उसके परिवार की पूरी जानकारी निकाली थी जिस वजह से आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसे उनके बारे में सब अच्छी बातें सुनने मिली थी। अनुज जी एक अच्छे और ईमानदार बिजनेसमैन थे, वही नम्रता की एक अच्छी हाउसवाइफ और माँ, और निशा बेहद सुलझी हुई और समझदार लड़की थी जो सिर्फ अपने काम और अपने माँ बाप के प्रति अपना झुकाव रखती थी। बाकी उसकी ऐसी कोई गलत आदत या संगत नहीं थी जिससे उसे बुरा कहा जाए। फिर थोड़ी देर बाद और बात वगैरह करने के बाद सब लोग ठाकुर मैंशन के लिए निकल पड़े और 20 दिन बाद सगाई करने का तय कर लिया। इस बीच माही और निशा की कोई बातें नहीं हुई थी। फिर वह लोग घर आ गए और सभी को निशा और उसका परिवार काफी अच्छा लगा था। सब लोग आकर हाल में बैठ गए। फिर माही ने सभी के लिए चाय बनाई और सबको चाय परोसी। धीरे धीरे माही सबके दिल में जगह बनते जा रही थी। पर कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक कर पिता है, ऐसा ही कुछ ठाकुर परिवार के साथ था। ये परिवार बुरा नहीं था पर अतीत में दी गई छूट का गलत फायदा उठाने के कारण ये परिवार थोड़ा सख्त बन चुका था और अपने नियम और परंपराओं को आगे रखने लगा था। ऐसे ही थोड़ी बहुत सगाई की बातचीत, सब कुछ कैसा करना है किधर करना है की डिस्कशन में शाम हो गई और सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। माही भी अपने कमरे में आई और फ्रेश होकर सोफे पर बैठ गई। करण ने अभी ही थोड़ी देर पहले खाना खाया था और वह बेड पर बैठा खेल रहा था। माही मुस्कुराकर उसे देखा और उसकी तरफ चली गई। समय भी बेड पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। माही उसके पास गई और उसके साथ खेलने लगी और दोनों भी हंसते मुस्कुरा रहे थे। इन्हीं सब में थोड़ी देर बाद माही उठकर टेबल के पास गई और अपनी चूड़ियां निकलने लगी क्योंकि वह चूड़ियां उसे चुभ रही थी और करण को ना लगे इसलिए उसने निकलना ही ठीक
समझा कारण को, शायद उसका दूर जाना अच्छा नहीं लगा। उसने अचानक से कहा कम। उसके अचानक इस आवाज़ से समय और माही चौंक कर उसे देखने लगे, जो कि माही की तरफ अपने हाथों से इशारा करके काम कह रहा था। यह वह नया शब्द था जो माही ने उसे सुबह बताया था और उसने इसे काफ़ी जल्दी सीख लिया था। उससे देखकर समय के चेहरे पर भी ना दिखने वाली मुस्कान थी। माही भी तुरंत उसके पास आए और उसके माथे को चुमकर बोली, ओ माय बेबी बेबी वेरी गुड। ये बोलकर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी खुशी काफ़ी बड़ी थी और वह काफ़ी खुश हो रही थी, जो देखकर समय भी खुश था। टीना जो सुबह से घर पर से कहीं गई हुई थी, वह अब जाकर घर आई थी। वह सुबह जल्दी ही चली गई, जिस वजह से वह नाश्ते पर भी मौजूद नहीं थी और सभी ने इस बात पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वह लोग जानते थे कि वह किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यह आई हुई है और उसे काम होगा। ये सोचकर किसी ने भी उसे चलने के लिए इंसिस्ट नहीं किया। वह अपने कमरे में आई और अपना टॉप निकालकर उसे वही बेड पर फेंक कर चली गई और बाथरूम में जाकर शॉवर लेने लगी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई। इस वक्त उसने एक नाइट सूट पहन रखा था और वह आकर बेड पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में माही और समय को अलग करने के लिए कोई शातिर प्लान चल रहा था, जिसे वह जल्द ही अंजाम देने वाली थी। उसके दिमाग में चल रहा था जब समय और माही की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाला था। अगले कुछ दिन नॉर्मल ही था। माही अब थोड़ा बहुत घर में काम में हाथ बताती और समय के कहने पर करण को ज्यादा वक्त देता। करण भी उस जैसे उसे और अटैच हो चुका था। अभी उसे एक वक्त समय नहीं होगा तो भी वह रह सकता था, पर माही ना हो तो उसका दिन जैसे शुरू ही नहीं होता था, क्योंकि माही ने इन कुछ ही दिनों में उसे ऐसा प्यार और ममता दी थी जिससे उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। समय भी माही पर विश्वास करने लगा था। उसे इतना तो यकीन हो चुका था कि इसके दिल में कोई भी कपट या मेल नहीं है और इसके अंदर चालाकी भी नहीं है। माही करण को कमरे में लेकर बैठी हुई थी और समय सोफे पर काम कर रहा था। अब लक्ष्य की सगाई 5 दिन पर रह गई थी, जिस वजह से घर में तैयारी भी चल रही थी और इस बीच करण की थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी। उसे उल्टी और लूज मोशन हो रहे थे, जिस वजह से समय भी परेशान था। डॉक्टर की सलाह भी ले ली गई थी और माही भी परेशान थी। माही उसे सोफे पर लेकर बैठी हुई थी और समय अपना काम कर रहा था, पर उसका ध्यान करण पर ही जा रहा था, जो चुपचाप समय की गोद में बैठा हुआ था। माही उसे थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करती तो वह उन पर भी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी अचानक करण ने जोर से वॉमिट कर दी, जिस वजह से उसके मुंह से दूध और जो कुछ उसने खाया था वह बाहर निकल आया और यह सब कुछ उसने माही के कपड़ों पर कर दी थी। समय उसे देखने लगा। माही बिना कोई घिन या अपना मुंह बनाए उसकी उसे उल्टी को अपने आप पर गिरने दे रही थी, जैसे उसने कोई परेशानी ना हो। समय भी उसे देख रहा था। फिर माही ने उसे खड़ा किया और समय को देते हुए बोली, आप इसे संभालिए, मैं अभी इसका मुंह साफ करने के लिए कुछ ले आता हूँ। ये बोलकर वह जल्दी से वॉशरूम में चली गई और पहले अपने कपड़े साफ किया और फिर करण का मुंह साफ करने लगी। उसने अपने भी कपड़े धुल कर दिए थे, पर माही बिना किसी घिन के ये सब कुछ कर रही थी। समय एक तक उसे देख रहा था। उसके दिमाग में पुरानी यादें पहुंच गई। फ्लैशबैक 4 महीने का करण बीमार था, उसे अब हो गया था, जिस वजह से वह जो भी खाता उसे वॉमिट कर देता। ऐसे ही एक दिन नैना उसे लेकर बैठी हुई थी और उसने अचानक से उसके ऊपर उल्टी कर दी, जिस पर नैना ने उसे वैसे ही तड़पता छोड़ दिया और घिन करती हुई बाथरूम में जाकर खुद को रगड़ रगड़ कर नहलाया, जैसे उसे पर कोई गंदगी गिर पड़ी है, और करण को वैसा ही छोड़ गई। और जब ये सब कुछ समय ने देखा तो उसे काफी दुख और गुस्सा आया, पर आज माही का ऐसा बर्ताव देखकर उसे पता चला था कि असली ममता और लगाव किसे कहते हैं। माही जिस तरह बिना किसी घिन और झिझक के करण का सब कुछ साफ कर रही थी, यह कहीं ना कहीं समय के दिल में उसके प्रति इज्जत और अपनापन बढ़ा गया था। माही ने उसे ठीक से खड़ा किया और बोली, डॉक्टर ने इसे जो दवाई दी है वह दे दो। तो समय ने भी हाँ कह दिया। तो माही अंदर गई और उसने कफ सिरप लाकर करण को पिला दिया और फिर उसे शांत होने तक अपनी गोदी में लेकर टहलती रही। इतनी कम उम्र होने के बाद भी उसके अंदर ममता दिखती थी, जैसे यह उसका ही बच्चा हो। अगर कोई उसकी उम्र को एक तरफ रखे तो ये बात ही नहीं सकता था कि इन कुछ दिनों में उसने जो कारण पर अपनी ममता लुटाई है वह कोई सौतेली माँ कर भी सकती है या नहीं। थोड़ी देर बाद जब कारण हल्की नींद में गया तब जाकर माही की जैसे जान में जान आई, वरना वह उसकी ऐसी हालत देखकर काफी परेशान थी। उसने प्यार से उसे बिस्तर पर सुलाया और बोली, आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वह जाने को हुई तो समय ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही एक पल को रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। तो समय ने कहा, कहाँ जा रही हो? जिस पर माही ने कहा, मैं अपने हाथों से कुछ बना देता हूँ, ये जो कुछ भी खाता है वह वॉमिटिंग कर देता है और मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए अब से मैं इसका खाना खुद ही बनाऊंगी। यह बोलकर वह काफी चिंता से कारण को देखने लगी। तो समय ने कहा, अपने कपड़े तो बदल दो, गंदे हो चुके हैं। जिस पर माही को अब जाकर ध्यान आया तो उसने कहा, हाँ बदलती हुई। ये बोलकर फिर वह क्लोजेट की तरफ चली गई। तो समय उसकी जाती हुई पीठ को देखने लगा और कुछ सोचने लगा। फिर माही ने कपड़े बदले और बाहर आए और नीचे चली गई। फिर उसने किचन में जो फूड करण के लिए बनता था वह देखा। कुछ सोचकर उसने वह फूड खा लिया। उसका टेस्ट थोड़ा काम तीखा और नमक भी काम था, पर वह खाने लायक था। फिर उसने करण के लिए अपने हाथों से हेल्दी सब खाना बनाया और वह लेकर ऊपर आ गई। अभी वो कमरे में आई ही थी कि भी अचानक से उसके पेट में एक जोर की मरोड़ उठी और वह जल्दी से वह टेबल पर रखकर बाथरूम की तरफ भागी। समय उसको यूं अचानक से भगते देख चिंता में आ गया और वह भी उसके पीछे बाथरूम में आया। गैस 2 मिनट के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, इसलिए यह पोंछ दिया है मैंने। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे, माही और समय का प्यार दिखाओ, माही और समय का प्यार दिखाओ, तो वह आपको देखने को मिलेगा, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं माही एक माइनर है, 17 साल की है। क्योंकि मुझे कमेंट में काफी किसी ने वुमेन के ऊपर अत्याचार कर रही हो ऐसे कमेंट किए हैं, पर आपको वैसा रोमांस आगे चलकर देखने मिलेगा जब माही एडल्ट हो जाएगी। तब तक के
के लिए करण और उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग से धीरे धीरे समय के दिल में माही के प्रति लगाव और अट्रैक्शन दिखाऊंगी और पूरा फैमिली जब उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगेगा तब मैं उनका रोमांस और प्यार दिखाऊंगी। तब तक के लिए फैमिली अंडरस्टैंडिंग और करण और माही का बॉन्ड ये ज़्यादा दिखाऊंगी। सो प्लीज़, और आपके लिए एक नई कहानी भी लिख रही हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि वह कहानी भी जल्द से जल्द अब तक पहुँच जाए। माही कोई उल्टियाँ करके देख समय भी चिंता में पड़ गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे करण की बीमारी उसे लग गई हो, इसलिए वह अनजाने में ही उसकी पीठ सहलाने लगा। माही का चेहरा लाल हो गया था, उसका वह सब कुछ खाया हुआ बाहर आ गया था। ये देखकर माही को अब पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर इस खाने में कोई गड़बड़ है। उसने अपना मुंह साफ किया और समय को देखकर बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर समय ने कहा, हाँ करना, पर तुम ठीक हो? जिस पर माही ने भी हाँ कहा। फिर वह दोनों बाथरूम से बाहर आ गए और एक नज़र सोते हुए करण को देखकर माही ने कहा, जी जरा से जो खाना हम रोज करण को खिलाते हैं मैं अभी वही खाया और उसके बाद ही अचानक से मुझे उल्टियाँ और पेट में अजीब सी मचली हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने में ही कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से करण बीमार पड़ा है। ये सुनकर समय भी सोच में पड़ गया क्योंकि करण काफी हेल्थी बच्चा था, उसे बस बोलने में प्रॉब्लम होती थी, बाकी वह अपनी उम्र से ज्यादा एक्टिव और ग्रोथफुल था। तो माही को देखते हुए समय ने कहा, ठीक है, हम उसे एक बार ब्लड टेस्ट के लिए करवा लेते हैं। और बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें वो खाने की? तो माही उसे देखने लगी जो काफी हक से उसे डांट रहा था और उससे इस बात का अंदाजा नहीं था। और जब उसे समझ आया तो वो चुप हो गया और उसने डॉक्टर को फोन लगाया और कुछ सोचकर फोन कट कर दिया। माही ने भी फिर अपने कदम करण की तरफ बढ़ा दिए और उसके सिरहाने पर बैठकर उसका सर से लाने लगी और चिंता से उसे देखने लगी। समय जो एकटक उसे ही देख रहा था वह भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया और करण को देखने लगा। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये सुकून था कि उसके बच्चे को मां मिल गई है, क्योंकि जो ममता उसे बचपन से अपनी मां से मिलने चली थी वह कभी उसे नहीं मिला, जिस वजह से समय को इस बात से ज्यादा दुख होता था उसकी गलत पसंद के कारण उसके बच्चे को भी तकलीफ हुई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और फिर उन्होंने एक नज़र सोते हुए करण को देखा और धीरे से उसका ब्लड टेस्ट कर लिया। करण नींद में हल्का सा गुनगुनाया और फिर से सो गया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा, कल तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी सर। इस पर समय ने भी हाँ कहा और फिर डॉक्टर वहां से चले गए। ऐसे ही यह रात बीत गई। अगले दिन करण बेड पर सो रहा था और माही अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। फिर उसने दुपट्टा सेट किया और करण को लेकर नीचे आ गई। नीचे सब लोग बैठे हुए थे। जब माही वहां आई तो दादी ने पूछा, अब इसकी तबीयत कैसी है छोटी बहू? जिस पर माही ने हल्का सा उदास चेहरा बनाते हुए कहा, जी अब थोड़ी बेहतर है पर लूज मोशन बंद नहीं हो रहे। तो दादी ने भी चिंता करते हुए कहा, पता नहीं किसकी नजर लग गई मारे लड़े सर को, अभी तो इतना अच्छा था। वहां बैठी टीना ये सब देखकर गालों में मुस्काए जा रही थी। फिर उसने एक नजर नैनी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी और दोनों ही आंखों में कुछ इशारा कर मुस्कुरा दी। फ्लैशबैक, जिस दिन सब लोग लक्ष्य के लिए रिश्ता देखकर लौटे उसे दिन रात टीना ने कुछ ऑर्डर किया और छुपकर उसे घर में ले आए और अब किसी ये करने की सोची तो उसे इस काम के लिए नैनी को चुना और पैसों का लालच देकर उसे यह काम करने के लिए मना दिया। नैनी तो पहले काफी डर गई थी पर जब उसे पैसों का लालच दिखा तो वह भी मान गई और यह काम करने के लिए तैयार हो गई। फिर थोड़ी देर सब लोगों ने बातें वगैरह की और 3 दिन बाद होने वाली सगाई के लिए तैयारी करने लगे। तभी रत्ना, जिसे संध्या जी ने कहा, तुमने उन दोनों को तो कह दिया था ना रत्ना, फिर वो अब तक आए क्यों नहीं? जिस पर रतन जी ने कहा, जी मैं तो कह दिया था दीदी, पर मुझे भी नहीं पता कि वह लोग अब तक क्यों नहीं आए। उनकी फ्लाइट लैंड हुई होगी। तभी गेट से 2 एक जैसे दिखने वाले लड़के भागते दौड़ते अंदर आए और आकर अपनी माँ को और पापा को पीछे से पकड़ लिया। जिस पर रत्ना जी भी हल्का सा मुस्कुरा दी और तुरंत खड़े होकर बोली, वरुण मेरे बच्चे। ये बोलकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण जी भी खड़े हुए और अरुण बोलकर उसे गले लगा लिया। सब लोग काफी खुश हो चुके थे। फिर सब लोगों ने उन्हें देखा, वह दोनों दिखने में काफी अच्छे थे। फिर वह एक एक करके सबके पास गए और सबसे मिले। ये थे रतन जी और लक्ष्मण जी के बेटे अरुण और वरुण सबसे मिलकर वरुण बोल, फाइनली मैं घर आ गया, अब मैं नहीं जाने वाला वापस। पर अरुण ने उसे एक नज़र देखा और शांति से बैठ गया और उन जितना ही समझदार और सौम्य था वरुण उतना ही चुलबुला और फ्लिटी था। फिर उसने एक नज़र सामने बैठी माही को देखा जो अपने गोद में बच्चा लेकर बैठी हुई थी। तो वरुण उठकर बोला, ये बच्चे के गोद में बच्चा किसने दे दिया दादी माँ? ये बोलकर उसने उस करण को ले लिया और उसे अपने गले से लगाकर बोला, माय चैम्प चाचू आ गए। पर उसे उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। तो वरुण बोला है, चैम्प देखो चाचू आ गए और आपके लिए खिलौने भी लाए हैं। ये बोलकर वह उसे देखने लगा। तो दादी ने कहा, बेटा उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से वह थोड़ा परेशान है, उसे ज्यादा तंग मत कर। यह सुनकर वरुण ने उसके गाल कुछ हुआ तो उसे हल्का हल्का बुखार भी था और चेहरा एकदम मूर्छा ऐसा लग रहा था। इस पर अरुण और वरुण भी थोड़े से परेशान हो गए क्योंकि वह लोग करण से काफी प्यार करते थे। तभी अरुण की भी नजर माही पर पड़ी और वरुण गिरी, दोनों एक पल को उसे देखते रह गए। वह भी मासूमियत से उन्हें ही देख रही थी। तो अरुण में रतन जी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हूँ ये कौन है? तो रत्ना जी हिचकी जाते हुए कहा, यह माही है, तुम्हारी भाभी सा और समय की पत्नी। यह सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे, उनके एक्सप्रेशन काफी अजीब से थे। तभी सीढ़ियों से कोई दौड़ता हुआ आया और किसी बंदर की तरह अरुण की पीठ से लिपट गया और उनकी तुरंत समझ गया ये कौन है। उसमें भी उसका हाथ पकड़कर आगे किया और कसकर गले लगाकर हल्का सा ऊपर उठा लिया कि यह कोई और नहीं काशवी थी जो काफी खुश नजर आ रही थी। फिर अरुण ने उसे उठाया और बोल, कैसी है बंदरिया? जिस पर काशवी ने उसकी पेट में हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, चुप कर जा बेवकूफ। फिर उसने वरुण को दिखा तो वरुण ने भी तुरंत करण को माही की गोद में दे दिया और काशवी उससे भी चिपक गई। उसने भी उसकी पीठ पर मरते हुए कहा, कैसी है मोटी? जिस पर काशवी उससे अलग हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अब मैं मोटी नहीं रही समझा तू, पर तू जरूर लंबा सा खंबा बन चुका है। ये बोलकर वह उसकी हाइट की मजाक उड़ने लगी।
तो वरुण ने कहा अच्छा तो तू भी कुछ खास दुबली नहीं हुई है, अभी भी हाथी जैसी है। वह लोग और कुछ करते हैं इससे पहले ही अरुण बीच में आ गया और दोनों के गले में हाथ डालते हुए बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने आपस में नहीं लड़ना, बल्कि हमारे दूल्हे राजा कहाँ है। तो काशवी में कहा वह तो गए हैं ऑफिस, जिस पर वरुण में एक्टिंग करते हुए कहा ये भी बिल्कुल समय भाई जैसे हो गए हैं, पहले तो हमारे साथ थोड़ा बहुत वक्त बिता देते थे पर अब सगाई 2 दिन से है और अभी भी ऑफिस जा रहे हैं। इस पर दादाजी ने उसके कान खींचते हुए कहा, तो बरखुरदार हमारा पोता तुम्हारी तरह नहीं है, वह अपने काम को लेकर काफी सिंसियर है। उन्होंने तो ये बात ऐसी ही कह दी थी पर रतन जी को शायद ये बात पसंद नहीं आए और उन्होंने कुछ खास रिएक्ट भी ना करते हुए कहा, अरे तुम लोग बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ, इतनी दूर से आए हैं मेरे बच्चे और कब देखा तो कितने दुबले हो गए हैं। ये बोलकर वह उन्हें प्यार से देखने लगी तो अरुण और वरुण ने एक दूसरे को देखा, फिर रतन जी को देखकर मुस्कुरा दिए तो राम जी भी बोले, हाँ हाँ रत्ना तुम्हें अच्छे से खिलाना, क्या पता सगाई में कोई अच्छी सी लड़की दिख जाए और हम उनके भी हाथ पीले कर दे। ये सुनकर अरुण और वरुण राम जी को देखने लगे और अरुण राम जी की तरफ आते हुए बोला, इतनी जल्दी शादी? और मैं बिल्कुल नहीं, पर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप इतने बड़े बेटे के बाप है, कहो तो आपके लिए ही क्यों ना एक। ये बोलकर उसने आंख मार दी, तभी उसके दूसरे कान पर दर्द महसूस हुआ। संध्या जी ने उसका कान मरोड़ते हुए कहा, अच्छा बच्चे आपने ताऊजी के लिए दूसरी ताई जी लावोगे? जिस पर अरुण ने कहा, सॉरी सॉरी जी, वह बस में तो ऐसे ही कह रहा था, वरना आप जैसी ताई जी तो मुझे कहाँ मिलती। तो संध्या जी ने भी उसके कान को छोड़ दिया और हल्का सा मुस्कुरा दे। माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था, माही भी मुस्कुरा कर उन्हें देख रही थी। तभी अरुण और वरुण का ध्यान भी माही कर गया। फिर वरुण माही की तरफ चलते हुए आया और बोला, तो मैं हूँ वरुण ठाकुर और मैं इस घर का प्रिंस हूँ और आप मेरी भाभी। उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसने किसी अजूबे को देखा हो और हाँ मैं सर हिला दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, मुझसे दोस्ती करेंगे आप? मैं दोस्त भी काफी अच्छा हूँ। ये बोलकर वह अपने सर में नौटंकी से हाथ फेरने लगा। पास में बैठी टीना ये सब देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उसके दिमाग में किसी शातिर प्लान ने जन्म ले लिया था और फिर माही ने भी वरुण से हाथ मिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, जिस पर वरुण ने भी मुस्कुरा दिया। फिर वह लोग बैठ गए और बातें करने लगे। वह अपनी स्टडीज के बारे में और थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में पूछ रहे थे जो घर वाले उनसे बता रहे थे। फिर वरुण ने टीना को देखते हुए और उनके कान में कहा, वैसे अरुण भाई मेकअप की दुकान कौन है? ऐसा लग रहा है कि सारा मेकअप इसी ने लगा रखा है। उसकी बात सुनकर अरुण भी उसे देखने लगा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसने काशवी के कान में कहा, ये कौन है? मेक की फैक्ट्री। काशवी की हंसी छूट गई। उसे अचानक हंसता देख राम जी ने पूछा, क्या हुआ कशु बेटा की हंस रहे हो? जिस पर सब लोग उसे देखने लगे तो काशवी भी हड़बड़ाकर बोली, कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही। फिर वह नकली हंसी हंसने लगी और उनके कान में बोली, भाई यह वह टीना है। तो फिर अरुण और वरुण को भी जैसे कुछ याद आया और वह उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे, क्योंकि उसने अपनी बॉडी की काफी सर्जरी कर रखी थी, इस वजह से वह अब पहचान में नहीं आती थी। उसमें खूबसूरती के चक्कर में खुद को काफी भारी बना रखा था। दिखने में तो वह ठीक ठाक लगती थी पर उसकी यह सर्जरी साफ समझ आती थी। फिर थोड़ी देर बाद वह लोग अपने कमरे में चले गए। माही भी करण से लेकर अपने कमरे में चले गए। तभी समय धन धन आता हुआ घर में आया। वह काफी परेशान और गुस्से में लग रहा था। वह सीधा अपने कमरे में गया और माही, नैनी और करण कमरे में मौजूद थे। करण तो नींद की आगोश में जा चुका था और माही उसके सर को सहलाते हुए बैठी थी, उसे हल्की हल्की बातें कर रही थी। समय में धड़ से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वह तो अच्छा हुआ कि करण की नींद नहीं खुली। माही चौंक कर उसे देखने लगी और उसे इतना गुस्से में देखा वह एक पल को डर गई और तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई। समय में एक नजर उसे देखा और फिर नैनी को देखा। वह नैनी को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। नैनी भी जैसे उसकी इन नजरों से कांप रही थी और उसे जैसे अंदाजा हो चुका था कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी 2 गार्ड कमरे में घुस आए और नैनी का मुंह दबाकर उसे वहां से लेकर ये देखकर माही एक पल को घबरा गई और आगे जाते हुए बोली, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बोलकर वह उनके पीछे जाने को हुई तो समय ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और दरवाजा बंद किया और उसे दरवाजे से सटाकर हल्के गुस्से से देखने लगा, जिस पर माही भी सहम गई और अपनी डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो कि क्या हुआ। समय उसे देखता रहा और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसे अंदाजा था कि इसमें माही की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसी ने इस नैनी को रखा हुआ था। फिर वह उसे छोड़कर बेड पर बैठ गया और अपना कोट निकालकर एक तरफ फेंक दिया और अपने सर पर हाथ फेरने लगा। माही डरते हुए थोड़ा आगे आए और बोली, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? जिस पर समय ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारा अंदाजा सही था, करण के खाने में ड्रग्स मिलाया जा रहे थे जो धीरे धीरे उसकी जान भी, ये वो बोल भी नहीं पा रहा था। ये सुनकर ही जैसे माही की आंखें बड़ी हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए बोला, ड्रग्स, वह भी बेबी के खाने में? और किसने दिए? जिस पर समय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, इसी नैनी ने दिए थे। तो माही भी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह नैनी ऐसा कर सकती है। फिर उसने एक नज़र करण की तरफ देखा जो बेड पर सो रहा था। माही की आंखों में आंसू भर आए, मैं मेरे बच्चे का ध्यान रखूंगी, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी नैनी मुनी को रखने की। यह बोलकर वह गुस्से से समय को देखने लगी। फिर आंखें पोंछकर समय के सामने खड़ी हुई और हल्के गुस्से से बोली, आपका ध्यान कहाँ रहता है? अब ऐसे भी किसी को भी अपने बच्चे के पास रहने देते हो क्या? मैं तो पहले उसे सिर्फ छूतो थी तो मुझे कितना चिल्लाते थे और दूर भी धकेल देते थे, और अब ऐसी गलती करते हो? ये बोलकर भी उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से ढूंढने लगी, जिस पर वह डरावनी, काम और प्यारी ज्यादा लग रही थी। समय एक पल को उसे दिखता रहा और अचानक से उसकी हंसी छूट गई और वह जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि इस वक्त
वक्त माही का चेहरा काफी फनी लग रहा था। माही उसे यूं हंसता है देख एक पल को उसे देखते रह गई, क्योंकि आज ये पहली बार था जब उसने समय को खुल के मुस्कुराते देखा था, वरना वह बस एक छोटी सी बनावटी मुस्कान देता था। माही उसे देख ही रही थी कि तभी समय को अंदाजा हुआ कि वह हंस रहा है। वह एकदम से शांत हुआ और गंभीरता से बोल, जानता हूँ और इस बार इसके पीछे कौन है ये तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगा। ये बोलकर वह फिर से गुस्से में नजर आने लगा। माही फिर से कुछ नहीं कहा और चुपचाप करण के पास बैठकर जैसे अब उसे कुछ नहीं होने देगी, समय में एक नज़र से देखा और बोला, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खामखा सगाई का मौका है और घर में परेशानी चिंता का माहौल बन सकता है। जिस पर मही ने भी हाँ में सर हिलाया और फिर करण को देखने लगी। समय भी बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया और बाहर आ गया। फिर मही ने एक नज़र उसे देखा और नीचे चली गई, क्योंकि उसे खाना बनाने ने भी मदद कर चाहिए थी और अब जब समय आ गया था तो वह करण को देख सकता था। समय भी उसके सिरहाने के पास बैठ गया और अपना काम करने लगा। मही जब नीचे आई तो वरुण और अरुण, काशवी और लक्ष्य बैठ कर रहे थे। लक्ष्य और के अलावा बाकी सभी उसे देखकर मुस्कुरा दिए और वरुण बोला, आई ना भाभी बैठी ये, जिस पर माही भी मुस्कुरा दी और उनके पास आकर बैठ गई, जो देखकर लक्ष्य का मुंह बन गया। मही ने एक नज़र लक्ष्य को देखा और फिर अपना सर झुका दिया। उसे दिन के बाद से लक्ष्य से भी बात करने में काफी डर लगता था, क्योंकि लक्ष्य समय की तरह ही गुस्सा करता था। काशवी भी बात को समझ रही थी और वह लक्ष्य को बताना भी चाहती थी कि उसे दिन उसने झूठ कहा था, पर फिर वह कुछ सोचकर रुक गई और उसे पता नहीं पाई। पर उसने तय कर लिया था कि वह जल्द ही उसे यह बात बता देगी, ताकि वह भी माही के प्रति अपने मन में कोई गलत धारणा न बनाए रखे। तभी वहां पर टीना भी आए और आकर सोफे पर बैठ गई। लक्ष्य उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और चुपचाप बैठ गया। टीना की नजरें माही और वरुण पर ही थी और उसके दिमाग में कुछ शातिर चल रहा था। आज सब कुछ फाइनल हो चुका था, बस परसों का इंतजार था, क्योंकि लक्ष्य की सगाई परसों थी। फिर डॉक्टर ने करण को उसे हिसाब से दवाएं सजेस्ट की और उसे ज्यादा से ज्यादा हेल्थी खाना खिलाने के लिए कहा। टू गाइस, आज के लिए बस इतना। हाय अमर करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी और आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।